हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी हम बात करने वाले हैं। देखो, बहुत सारे लोग ने ये पूछ रहे थे कोस्ट गार्ड के लिए, सर आपका जो टॉप 500 साइंस का जो पीडीएफ आपने दिया था, उसके अलावा कुछ और पढ़ना पड़ेगा क्या? और या फिर यूट्यूब पे पढ़ा रहे हो उसके अलावा कुछ और पढ़ना पड़ेगा क्या? तो मैं हमेशा कहता था ये बुक पढ़ लो, वो बुक पढ़ लो, बट गाइस अब फाइनली वो टाइम आ गया। मैं कहूंगा कि अब कुछ मत पढ़ो। अब कंप्लीटली आप साइंस के लिए ना ए टू जेड स्टडी पे डिपेंडेंट हो जाओ। जैसे मैं बोलता था कि मैथ का कहीं से कोई किताब मत लो, रीजनिंग का कहीं से कोई किताब मत लो। मैं कहता था ना कि सिर्फ और सिर्फ ए टू जेड स्टडी एक इकलौता ऐसा जगह है जहाँ पे बिना किसी बुक की आपको तैयारी करा दी जाएगी और एग्जाम में कंठस्थ करा दिया जाएगा कि आपका यहीं से नंबर आएगा। अब साइंस का कह रहा हूँ ना, कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने कुछ ऐसा किया आपके लिए। क्या किया मैं बता रहा हूँ, सुनो। अभी जो टॉप 500 साइंस की पीडीएफ है मैं उसके बारे में बताऊंगा। वो सभी चीजें तो चल रही थी, अभी ये सेशन लंबा चलने वाला है। अब देखो, 2 वीडियोस आएंगी ना, जिसके अंदर अराउंड 300-400 क्वेश्चन और साइंस के मैं फ्री में यूट्यूब पे करा दूंगा। क्लियर है? ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और टॉप साइंस 500 साइंस के कुछ क्वेश्चंस इसके अंदर मिक्स होंगे। इसके बाद एग्जाम के 4 दिन पहले एक सेशन चलेगा, लगभग 4 घंटे तक का आराम से चलेगा, जिसमें कि साइंस की धुआंधार सीरीज चलेगी, धुआंधार सीरीज चलेगी। ठीक है, उस सेशन का वेट करो। बाकी फिलहाल ये 2 वीडियोस आने वाली साइंस की, आज मतलब 26 तारीख को अक्टूबर को, एक 27 अक्टूबर को। इसके बाद हमारी टॉप 500 को पढ़ लो, उसके बाद जिंदगी आपका धन्य हो जाएगा। अब फिर टॉप 500 के बारे में बता दूं मैं आपको एक बार फिर से कि देखो, टॉप 500 साइंस के बारे में जहां तक हम बात कर रहे थे, तो इसमें हमने ना टॉप 5 मतलब 500 क्वेश्चन साइंस के सिलेक्ट करके रखे हैं। सिलेक्टेड क्वेश्चन है, हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर है। इसको अगर बाई करना चाहते हो, हिंदी इंग्लिश दोनों के अंदर है। बीबीआई क्वेश्चन है सेक्शन 1 के लिए। इसको अगर आप बाई करना चाहते हो ना, तो अभी व्हाट्सअप करो 7279047787 पे। इसकी प्राइस जस्ट हमने 35 रुपीज रखी है साइंस की। और ऐसे ही हमने कंप्लीट सिलेबस, मतलब पूरे सिलेबस को फॉलो किया। चैप्टर वाइज रीजनिंग का भी पीडीएफ बना दिया, जिसकी प्राइस 36 रुपीज है। हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर सॉल्यूशन भी है पीडीएफ के अंदर। ठीक है, और यही नहीं बल्कि हमने मैथ भी बना दिया। मैथ तो अलग ही लेवल का चल रहा है। पूरा सिलेबस को हमने फॉलो कर लिया। ठीक है ना, पूरा फॉलो कर लिया बढ़िया से, कुछ भी चैप्टर छोड़ा नहीं, एक भी टॉपिक छोड़ा नहीं। और पता है सबसे खतरनाक बात क्या है? एक एक क्वेश्चन को ना, जैसे हम लोग यूट्यूब पे मैं पढ़ाता हूँ ना, वैसे मैंने वीडियो रिकॉर्ड करके लिंक दे दिया आपको। चलो भैया, इस लिंक के थ्रू पीडीएफ में लिंक है, जो आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा जाके वहां पे उसका वीडियो सॉल्यूशन देख लो। अब इतना सेवा मात्र 39 रुपीज में मैथ के लिए कौन करेगा? समझ रहे हो? इसमें 500 क्वेश्चन नहीं है, 400 प्लस क्वेश्चन है। इसे कुछ क्वेश्चन मैंने छाट दिए, 500 प्लस क्वेश्चन थे, बट मैंने छाट के 420-25 के आसपास कर दिए उसको। ठीक है, तो बीबीआई क्वेश्चन जो है मैंने डाल दिया इसके अंदर। सेम पैटर्न पे आपके एग्जाम में आने सारे पीडीएफ के लिए। वहीं पे इंग्लिश के भी हमने बना रखी है और इंग्लिश का आंसर की है पीडीएफ के अंदर। तो सबको लेने के लिए अभी इस नंबर पे व्हाट्सएप करो, हमारे स्टाफ होंगे वहां पे। कहना सर हमें सारी पीडीएफ चाहिए, तो मतलब इंग्लिश की 35 है, तो कुल मिला के आप एक एक पीडीएफ भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर मिक्स करके भी ले सकते हो। तो ये थी हमारी टॉप 500 सीरीज की पीडीएफ। ठीक है, अभी फिलहाल हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन के ऊपर। सुनो, अब इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको पढ़े हुए दिखेंगे, क्योंकि हर चीज तो पढ़ा हुआ है ना। ऐसा थोड़ी है कि आप गंवा रहे हो, 9th पढ़े नहीं हो, पढ़ के आए होगे, तो हर चीज पढ़ा हुआ रहेगा, बट आपको यहाँ पे याद आएगा। और मतलब टॉप क्वेश्चन जो है यहाँ पे मैं ऐड कर दूंगा। चलो फिर इसको स्टार्ट करते हैं। और आज के सेशन में ऑलमोस्ट मैं जहां तक एक्सपेक्ट कर पा रहा हूँ ना, लगभग 250 के आसपास, 200-250 के आसपास क्वेश्चन होने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। ठीक है, तो चलो फिर स्टार्ट कर लेते। कहोगे सर 3 मिनट तो ऐसे ही खाएंगे भाई, जरूरी था। ठीक है ना, तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारे शरीर का तापमान सामान्यतः कितना होता है? तो कुछ लोग कहेंगे सर देखो, केल्विन में पूछना चाह रहे हो, सेंटीग्रेड में, फ़ारेनहाइट में, तीनों में अलग अलग होता है। तो आप पूछना किस में चाह रहे हो? तो हम पूछना किसी में नहीं चाह रहे। ये ऑप्शन देखो, केल्विन के अंदर दे रखा है। तो जब भी केल्विन में देगा तो 310.5 केल्विन, मतलब 310.310.5 केल्विन होता है। ठीक है, केल्विन के बारे में अगर पूछा तो होगा सर चलो ठीक है। अगर हम लोग एक एग्जैक्ट वैल्यू लेते हैं 310, मतलब 310 नियरेस्ट वैल्यू के लिए। वहीं पे सेंटीग्रेड में जनरली हम लोग 37 डिग्री सेंटीग्रेड मान लेते हैं। वहीं पे फ़ारेनहाइट में पूछेगा तो 98.6, या रेड एफएम नहीं है, ये क्या है, फ़ारेनहाइट है। ठीक है ना, तो ये फ़ारेनहाइट में होगा। तो फिलहाल यहाँ पे अपना आंसर होगा क्या, 310 केल्विन। ठीक है ना, तो तीनों के अंदर याद रखना। जरूरी नहीं है ना कि कभी कभार एग्जाम में क्वेश्चन घुमा के देगा। एग्जाम में देगा 210 केल्विन, ध्यान से सुनना। यहाँ पे देगा 98 फ़ारेनहाइट, ठीक है, यहाँ पे दे देगा 36 सेंटीग्रेड, डिग्री सेंटीग्रेड, और यहाँ पे दे देगा 98.6 फ़ारेनहाइट। ठीक है, ऐसे दे देगा। तो आपका कौन सा करेक्ट आंसर होगा? तो यहाँ पे ये होगा ना, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। ऐसे घुमा फिरा के देगा, तो अपने को तीनों एग्जैक्ट डेटा याद रखना है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलो, वहीं पे हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है? अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता तो लिख लो। ये होती है 331.29 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो हम लोग एक एग्जैक्ट वैल्यू लेते तो 331 मीटर पर सेकेंड होता है। तो ये चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखो,
क्वेश्चन कह रहा है कौन सा एक उष्मा का सबसे अच्छा चालक है। उष्मा का सबसे अच्छा चालक अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस, ठीक है, अपने मन से कुछ नहीं बोलना, ऑप्शन को देखना है, ठीक है। कुछ लोग कहेंगे ना कि पानी भी तो अच्छा है, तो पानी को क्या नहीं आंसर करेंगे, ठीक है। प्लास्टिक में भी क्या जाता है, उष्मा जाता है, चमड़ा में भी जाता है, मरकरी में भी जाता है, तो फिर कंफ्यूज नहीं होना, अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस देखने को, मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं बनना अपने को। देखो अपने को पता है ना कि थर्मामीटर के अंदर क्या यूज करते हैं हम लोग, पारा को, मरकरी को, ठीक है ना। तो ये जो है क्विक सिल्वर के नाम से भी जानते हैं हम लोग मरकरी को। तो ये जो है इसको क्यों यूज करते हैं, बिकॉज ये टेम्परेचर का बहुत ही अच्छा कंडक्टर है, सबसे सुपर कंडक्टर या फिर बेस्ट कंडक्टर मान लो मरकरी को, दैट्स व्हाई वी यूज दिस इन थर्मोमीटर, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द मैक्सिमम वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एक वस्तु का अधिकतम भार कब देती है, कब देती है भाई, जब वो पानी में होगी तब, निर्वात में होगी तब, हवा में होगी तब, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मैक्सिमम वैल्यू कहाँ देगी, तो वो अधिकतम भार देगी निर्वात के अंदर, ठीक है। तो ये जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो निर्वात में किस तरीके से मैक्सिमम वैल्यू वेट देगी वो, क्योंकि वहां पे कोई फोर्स काम नहीं कर रहा होगा, ठीक है। जैसे जमीन पे ग्रेविटी काम करता है, पानी के अंदर आपने सुना होगा, अब वो आर्किमिडीज ने जो बताया था उत्प्लवन, ठीक है, बोलने नहीं आता मेरे को बहुत बढ़िया से उसका हिंदी, मैं बोल रहा हूँ, उसका जो आर्किमिडीज के द्वारा खोजा गया था वो उत्प्लवक था, ठीक है। ऐसे ऐसे करके आपको जो है, फिर कोई भी चीज को हवा में उछालोगे तो जमीन पे जो खींचेगी ग्रेविटी, जनरली ये सभी चीजें फोर्स बाहर से काम कर रही होती है, तो वो एग्जैक्ट वो वेट नहीं दे पाता। अगर एग्जैक्ट को पता करना तो उसको वैक्यूम में ले जाके पता करना, ठीक है। आगे देखो सौर विकिरण का मापन किया जाता है। देखो मैंने पढ़ाया था आपको कि सौर विकिरण या फिर कोई भी बहुत ज्यादा बड़ा कहने का बहुत मास लेवल पे, बहुत ज्यादा लेवल पे अगर आपको टेम्परेचर को मेजर करना है तो उसको पायरोमीटर के द्वारा मेजर करते। तो ऑब्वियसली सूरज से गर्म आपने कुछ चीज अभी तक देखा है क्या अपनी जिंदगी में, ओके। सूरज को तो हम भी ताप के नहीं, तापमान तो उसका छू के देखे नहीं है, देखने लायक भी नहीं हो, बट आप समझ लो कि पायरोमीटर एक ऐसा मीटर है जिससे हम लोग बहुत हेवी जो है ना रेडिएशन को मेजर कर रहे होते हैं। आगे देखो कौन सा रंग अधिकतम ऊर्जा रखता है, सबसे ज्यादा ऊर्जा रखने वाला कौन सा रंग है, वो बैंगनी है, ठीक है, वायलेट लाइट। आगे देखो लंबाई की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, वैसे तो माइक्रो फर्मीमीटर, नैनोमीटर, सारी चीजें क्या है, लंबाई की है, मीटर, किलोमीटर, ये सभी चीजें बोलो डिस्टेंस की है, सेंटीमीटर, इंचेस वगैरह वगैरह चीजें हैं। बट गाइस इसमें सबसे छोटी पूछ रहा है आपको, माइक्रो करे, नैनोमीटर करे या फिर फर्मीमीटर करे, बड़ा कठिन है ना। तो सबसे जो छोटा होता है वो फर्मीमीटर है। तो मैंने ये पहले ही बताया था, एक फर्मीमीटर बराबर कितना मीटर होता है, 10⁻⁻⁵ मीटर, ठीक है, ध्यान से सुनना। वहीं पे एक माइक्रो बराबर क्या होता है, एक माइक्रोमीटर बराबर क्या होता है 10⁻⁻⁶ मीटर, ठीक है। तो वहीं पे एक और चीज मतलब समझ लो, 1 नैनोमीटर बराबर क्या होता है, 1 नैनोमीटर होता है 10⁻⁹ मीटर, ठीक है। तो ये जो चीज है यहाँ पे सबसे पूछ रहा आपसे छोटा वैल्यू क्या है। यहाँ पे एक चीज मिस्टेक किया हमने, ये -5 नहीं 15 होता है, ठीक है, मैंने टाइपिंग में मिस्टेक या फिर लिखने में मिस्टेक कर दिया। तो 1 फर्मीमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻15। कुछ लोग सोच रहे होंगे सर यहाँ पे आपने अगर 5 लिखा था तो बाकी आप इसको छोटा कैसे कह सकते हो। देखो पावर में माइनस जितना बड़ा होगा, ठीक है, माइनस पावर जितना बड़ा होगा उसकी वैल्यू उतनी ही छोटी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे एक तरीके से ना डेसिमल का वैल्यू बढ़ जाएगा, जैसे डेसिमल के बाद 0.00000 करके ऐसे एक आएगा। एक मैं लिखता हूँ ना 0.01, एक लिखता हूँ मैं 0.001, एक मैं लिख दूँ 0.00001। इसमें सबसे छोटा कौन है, तो ऑब्वियसली जितने डेसिमल के बाद जीरो के बाद डिजिट होगा वो छोटा। तो पावर में माइनस जितना होगा ना, तो डेसिमल के बाद जीरो की संख्या और बाद में डिजिट आएगी, तो इसलिए फर्मीमीटर जो है सबसे छोटा। तो ये चीज याद रखना, एक फर्मी बराबर होता है 10⁻⁻15 मीटर, ठीक है ना। राइट आंसर क्या है इसका, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखो फर्मीमीटर, हीटर में किस धातु का, हीटर का तार जो होता है वो किस धातु का बना होता है, तो वो बना होता है ऑब्वियसली नाइक्रोम के तार का, ठीक है। तो ये चीज आपके लिए जानना बड़ा इंपॉर्टेंट था, वो नाइक्रोम का होता है, ये एग्जाम में आया था पिछली बार। सर्वप्रथम मिसाइल को किसने बनाया था, ये क्वेश्चन भी आई है, मिसाइल को भी किसने बनाया था, तो वर्नर वान ब्रोन, ये नाम थोड़ा सा बढ़िया है इनका, याद करने में आसान है, वर्नर वान बोम, ठीक है, या फिर ब्रोन, जो भी नाम है ये है। गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, आइजैक न्यूटन के द्वारा, ठीक है, हर बच्चे के मुंह पे रहता है, बट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आई है। पॉजिट्रॉन जिसको इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल कहा जाता है, आपने सुना होगा, इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज हो जाता है तो पॉजिट्रॉन पे प्लस चार्ज हो जाता है। तो पॉजिट्रॉन के आविष्कारक कौन थे, तो आपने सुना होगा एंडरसन नाम, ठीक है, जिसको क्या कहा जाता है भाई, एंडरसन, यहाँ पे लिख लो,
और ये करेक्ट आंसर है। और पॉजिट्रॉन को कहा जाता है इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल या फिर एंटी इलेक्ट्रॉन कह सकते हो इसको आप लोग, ठीक है ना। चलो ये चीज कह सकते हो, एंटी इलेक्ट्रॉन कह सकते हो, बिकॉज ये पॉजिट्रॉन की तरह ही होता है, बट इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या होता है, माइनस होता है ना, बट इसके पॉजिट्रॉन के ऊपर प्लस चार्ज होता है, ठीक है। आगे देखो, और ध्यान रहे यहाँ पे इसकी खोज किसने की थी, एंडरसन की थी, ठीक है। आगे देखो, सेम चीज को हम लोग रिपीट कर रहे हैं। क्यूरी किसकी का ये, तो क्यूरी जो है रेडियो धर्मिकता या फिर रेडियो एक्टिविटी की। और मैं चीज़ों को आराम से लेके चल रहा हूँ ताकि कंसेप्ट यहाँ पे थोड़ा बहुत क्लियर होते चले, कोई जल्दीबाजी नहीं है, ठीक है ना। क्यूरी किसकी का है, रेडियो धर्मिकता की, सारे बीबीआई क्वेश्चन है। हाइड्रोजन बम किसने बनाया था, हाइड्रोजन बम को बनाने वाले कौन थे, एडवर्ड टेलर या फिर सैमुअल या फिर जे रॉबर्ट, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये जो थे एडवर्ड टेलर, तो टेलर याद कर लो कि हाइड्रोजन बम को बनाने वाला एक टेलर नाम का आदमी था, ठीक है। स्कूटर के आविष्कारक कौन थे, बर्नार्ड सा, नाम सुना होगा, सॉरी ब्रेड सा, नाम सुना होगा आपने इसका, ठीक है। सॉरी ये नहीं है, बट वीम ऑबोटर है, ठीक है। इसका नाम जो है ना मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता हूँ लेने में, वीम ऑबोटर एक जैसा मेरे को लगता है, ऑबोटर और ब्रेड सो, ठीक है। बट ऑप्शन देखे मैं क्लियर कर लेता हूँ, ये है वीम ऑबोटर, ठीक है। तो ये चीज जो है इसका सही आंसर है। आर्द्रता को मापने के लिए ह्यूमिडिटी को तो हर कोई को पता होगा, पिछली बार पूछा भी गया था आपके एग्जाम में, क्या होता है, हाइग्रोमीटर, ठीक है ना। तो हाइग्रोमीटर के द्वारा क्या होता है, आर्द्रता को मेजर किया जाता है। वहीं पे पादप कोशिका विधि बनी होती है, देखो जैसे ये कोई मान लो पेड़ है, उसकी सेल जो होती है वो किस चीज की बनी होती है, सेलुलोज की या फिर शुगर की या फिर सुक्रोज की, किस चीज की बनी होती है, तो वो सेलुलोज की बनी होती है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यांत्रिक शक्ति की एसआई यूनिट क्या है, या फिर आप कह लो कि यांत्रिक शक्ति की कह लो या फिर चलो शक्ति की एसआई यूनिट क्या है, तो वाट हो जाती है, ये चीज पता होगा आपको, वाट। अफीम के कौन से हिस्से से मॉर्फिन प्राप्त किया जाता है, तो अफीम जो होता है, अफीम का जो फ्रूट होता है ना, तो फ्रूट से नहीं, उसके फ्रूट के कवर जो होते हैं ना, उससे क्या मिलता है, वो फ्रूट कवर से क्या मिलता है, मॉर्फिन प्राप्त किया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। कार्य की इकाई क्या है, एसआई यूनिट क्या है, कार्य का बताओ, जूल है, ठीक है। वाट तो जस्ट आपने देखा, वो शक्ति क्या होता है, कार्य का हो जाएगा जूल। आगे देखो, प्रेरकत्व का जो है इंडक्टेंस का क्या हो जाता है, हेनरी, ठीक है। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पिछली बार आया था टॉप 500 के अंदर भी हमने इसको ऐड कर रखा था। आगे देखो, न्यूट्रॉन की खोजकर्ता कौन है, याद रखना। कुछ लोग यहाँ पे बड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनते हैं, जो मैं बता रहा हूँ इसको याद रखना, ठीक है। अपना दिमाग में लगाना, आप गलत कर दोगे। पेन जीटीसी, ठीक है, ये लिख लेना ऊपर में पेन, नीचे लिख लेना जीटीसी, ठीक है। प्रोटॉन का खोज किया था गोल्डस्टीन ने, इलेक्ट्रॉन का किया था थॉमसन ने, जे थॉमसन कह लो, न्यूट्रॉन का किया था चैडविक ने। कुछ लोग रदरफोर्ड करते, भाई अब चैडविक आंसर करना, टेंशन ना लो, ठीक है, 1000% सही होगा। गूगल के चक्कर में ना रहो, गूगल पे अगर सर्च करते हो तो ट्रस्टेड वेबसाइट लाइक जो वेदांतु का है, बाइजूस का है, इन सभी के वेबसाइट पे जाके देखोगे। इवन आप विकिपीडिया पे अगर बढ़िया से देखोगे पूरा पढ़ के, तब खाली एक लाइन पढ़ के नहीं कि रदरफोर्ड दिया है, क्या स्टोरी है पीछे का, वो पढ़ा करो। तो न्यूट्रॉन का कंप्लीट जो है ना थ्योरी किसने लाके दिया था, चैडविक ने दिया था। तो आप चैडविक ही आंसर करना, अदरवाइज कुछ लोग बढ़िया से रदरफोर्ड करके आंसर गलत कर लेते हैं। आगे देखो, ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है, तो ब्रह्मांड में, पूरे देखो ब्रह्मांड में कह रहा है, हमारे इन्वायरमेंट के अंदर नहीं कह रहा, पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा कौन सा है, हाइड्रोजन। बिकॉज आपको भी पता है कि हाइड्रोजन जो है सूर्य के अंदर भी मैक्सिमम मास लेवल पे बहुत ज्यादा। सूर्य पर देखो, वही तो क्वेश्चन आ गया ना, सूर्य में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है, तो वही आपका हाइड्रोजन है। उसके बाद हीलियम है, हाइड्रोजन और हीलियम का ये गोला है, एक तरीके से आपको पता ही होगा। आगे देखो, 24 है सापेक्षता का सिद्धांत, ठीक है। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी किसने दी थी, सापेक्षता का सिद्धांत देने वाले थे आइंस्टीन थे, ठीक है। आइंस्टीन, क्या नाम था भाई, आइंस्टीन थे। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लिख के रख लेना, किसी ना किसी शिफ्ट में पूछेगा ही पूछेगा। वैसे तो इंपॉर्टेंट सब है, बट ये कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 25 नंबर देखो, किसकी कमी के कारण थायराइड ग्रंथि की अत्यधिक वृद्धि हो जाती है। थायराइड ग्लैंड जो होती है हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर होती है, वो किसके कमी के कारण बढ़ जाती है, वो आयोडीन के कमी की वजह से हो जाती है, ठीक है। चलो, वहीं पे साइटोलॉजी संबंधित है, किस चीज से संबंधित है भाई साइटोलॉजी, फसलों के या फिर कोशिका के, तो ऑब्वियसली वो स्टडी ऑफ सेल को क्या कहते हैं हम लोग, साइटोलॉजी। ये बायोलॉजी का एक क्वेश्चन है जो कि केमिस्ट्री के अंदर भी कभी कभार पूछा जाता है, ठीक है। चलो, स्टडी ऑफ सेल, या फिर इंग्लिश में पूछ लेगा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में, स्टडी ऑफ सेल क्या होता है भाई, साइटोलॉजी। आगे देखो, एथलीट फूड जो होता है वो किसकी वजह से होता है, वो फंजाई की वजह से होता है, ठीक है। जानवरों में जनरली आपने सुना होगा, सॉरी जानवरों में नहीं, जानवरों में होता है फूट एंड माउथ, ठीक है ना। ये जो होता है कवक की वजह से होता है। और देखो, एथलीट फूड और फूड होता है ना, मतलब उनका फुट एंड माउथ जो होता है एक बीमारी होता है, ठीक है।
तो वो जानवरों में होता है, खुर में वाला जो होता है। और ये जो होता है ना इंसानों के जैसे जैसे एथलीट्स होते हैं, मतलब एक तरीके से नाम दिया गया, जो इंसानों के तलवे में देखा होगा आपने, पूरा सफेद सफेद फटा टाइप का हो जाता है वो। आगे देखो, विटामिन ए मानव शरीर के किस अंग को संग्रहित करता है? ठीक है, विटामिन ए मानव शरीर के किस अंग को संग्रहित करता है? थोड़ा सा उल्टे है यहाँ पे। विटामिन ए को मानव शरीर का कौन सा अंग संग्रहित करता है वो पूछा जाता है। तो लीवर में क्या होता है? विटामिन ए का क्या होता है? स्टोरेज है, स्टोर करता है उसको। 29 नंबर है, विकास का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये विकास किसी का नाम नहीं है, ठीक है, इवोल्यूशन को कहा जा रहा है। थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन किसने दिया था? तो डार्विन ने दिया था, चार्ल्स डार्विन, आपने नाम सुना होगा ना। 30 नंबर, दुनिया का सबसे लंबा पौधा कौन सा? दुनिया का सबसे लंबा पौधा यूकेलिप्टस, ठीक है। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो था सेट नंबर 1 था। सेट नंबर 1 के 30 क्वेश्चन थे, आप लिखते जाओ। सेट नंबर 1 हमने किया 30 क्वेश्चन, और सेट नंबर 2 के अंदर आप पढ़ोगे ऊर्जा का रूपांतरण से रिलेटेड क्वेश्चंस का मैं रिवीजन कराना चाहूंगा, बिकॉज यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चंस बहुत ज्यादा बनते हैं। ऊर्जा का रूपांतरण, जैसे देखो, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं, हर साल सवाल आता है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कौन करता है? मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। इसको जनरली आपने पढ़ा होगा डायनेमो। डायनेमो क्या करता है? इलेक्ट्रिकल को सॉरी क्या कहते हैं उसको, मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है। आगे देखो, केमिकल एनर्जी टू क्या कह रहा है भाई? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। केमिकल, ध्यान सुनो, H2SO4, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड से कहाँ यूज करके हम लोग इलेक्ट्रिक प्रोड्यूस करते हैं? बैटरिया के अंदर, पढ़े हो ना, बैटरिया में डाल देते हैं H2SO4, एक केमिकल है, एसिड है, ठीक है। तो इससे क्या होता है विद्युत सेल के अंदर? आपको मैंने जस्ट बता दिया, H2SO4 फिगर बना दिया ताकि आपको याद रहे। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है इलेक्ट्रिक सेल, ठीक है, जिसके अंदर क्या, बैटरी के अंदर कौन सा होता है भाई? एसिड होता है, सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4। और ह्यूमन के अग्न्याशय में कौन सा होता है भाई? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl जिसको कहते हैं। आगे देखो, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है वो कौन होता है? ध्वनि ऊर्जा को विद्युत में, तो ध्वनि से कौन सा रिलेटेड है बताओ इसमें? माइक्रोफोन, ठीक है। तो माइक्रोफोन जो इसका करेक्ट है। कुछ लोग कहेंगे सर सितार भी है, तो सितार नहीं भाई, वो तो यांत्रिक ऊर्जा का यूज किया जाता है और ध्वनि ऊर्जा में कन्वर्ट किया जाता है, आगे देखेंगे उसको। जैसे देखो, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक के रूप में कौन करता है? देखो ध्यान से, यांत्रिक ऊर्जा को या फिर मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में करते हैं तो डायनेमो की मदद लेते हैं, मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल में। बट वहीं पे अगर इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल में जाएंगे तो वहां पे क्या जाएंगे? इलेक्ट्रिकल मोटर का यूज करेंगे, बिकॉज वहां से हम चलाएंगे तो वो पानी देगा, ठीक है। लाइन दोगे तो तुम मुझे लाइट दो मैं तुम्हें पानी दूंगा, वही कहेगा विद्युत मोटर कहता है। 5th नंबर क्वेश्चन कह रहा है, यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, वही है, यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, ध्यान से सुनो, यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। यांत्रिक ऊर्जा जनरली एक तरीके से हमारी शारीरिक रूप से कर रहे लगी हुई है जो एनर्जी होती है, ठीक है। तो यांत्रिक ऊर्जा, सितार को हम लोग बजा रहे होते हैं तो हम हाथों की मदद से उसके तारों को टनटना देते हैं और वहां से साउंड प्रोड्यूस हो जाता है, वही है सितार। आगे देखो, ये सेट नंबर 5 क्वेश्चन थे, उसके वीवीआई थे। आई होप कि क्लियर हो गया होगा आपका 5 क्वेश्चन। और इसके अलावा तो और मैंने पढ़ाई थी पहले, इसकी डेप्थ में जाके करा रखा था बहुत सारे, जैसे रासायनिक अभिक्रिया, भौतिक अभिक्रिया, वो सभी चीज़ों को फिर से एक बार देखेंगे जो 4-5 घंटे का सेशन होगा एग्जाम से पहले उसमें। बट फिलहाल चलते हम लोग सेट नंबर 3 के अंदर। सेट नंबर 3 में क्या क्या है देखो, सेट नंबर 3 के अंदर क्या है ना कि निम्नलिखित में से कौन सा कण परमाणु के नाभिक से संबंधित नहीं है? अब देखो देखो देखो, परमाणु मान लो है, कोई एटम है, इसके देखो चारों ओर कौन घूम रहा होता है? इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज लेके, बीच में बैठा होता है कौन? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ध्यान से सुनना, ठीक है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है, आ रहा है समझ में? तो यहाँ एक परमाणु के अंदर क्या क्या मिला? इलेक्ट्रॉन मिल गया, प्रोटॉन मिल गया और न्यूट्रॉन मिल गया, ध्यान से सुनना। क्या नहीं मिला? मेरॉन नहीं मिला। तो मेरॉन जो है वो हमारे मतलब परमाणु के नाभिक से संबंधित नहीं है, मेरॉन इज द आंसर। आगे देखो, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या होता है? CFC, ठीक है। इसका यूज कहाँ ज्यादातर करते हैं हम लोग? रेफ्रिजरेटरों के अंदर करते हैं। और आपको पता है क्या, हमारे ओजोन लेयर को बड़ा ही इफेक्ट पहुंचाता, अफेक्ट करता है, पता है आपको? बर्बाद करने में इसका बहुत बड़ा योगदान है। अच्छा काम नहीं करता ये रेफ्रिजरेटर के अंदर, तो ये CFC यूज करते हैं हम लोग, हमारे ओजोन परत को क्षय में बड़ा ही हेल्प करता है, मतलब बर्बाद कर रहा है वो। अब देखो, पिक्नोमीटर नामक उपकरण का प्रयोग किसको मेजर करते हैं? पिक्नोमीटर, ठीक है, ध्यान सुनो। पिक्नोमीटर, पायरोमीटर इज डिफरेंट एंड पिक्नोमीटर इज डिफरेंट, ठीक है। तो ये जो होता है डेंसिटी को मेजर करता है, और पायरोमीटर जो होता है वो सौर विकिरण को, डेंसिटी ऑफ द सोलर रेडिएशन। आपसे पूछा है पिक्नोमीटर ना कि पायरोमीटर, ठीक है, तो याद रखना, घनत्व, डेंसिटी।
सौर ऊर्जा का कारण क्या है, सोलर एनर्जी का रीजन क्या है, कैसे देता है भाई, आखिर क्या बात है। वो करता है क्या, फ्यूजन करता है, नाभिकीय संलयन करता है। जस्ट ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन हीलियम बहुत सारे नौटंकी करते हैं, अपने में करेंगे फैटाफैटी लड़ेंगे, ठीक है, तो वहाँ पे उसको नाभिकीय संलयन होता है और बहुत हेवी अमाउंट में क्या होता है, एनर्जी प्रोड्यूस होता है, जिससे हमको रोशनी मिलती है, टेम्परेचर मिलता है, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, ठीक है। तो उसको अल्ट्रा वायलेट रेज भी मिलते हैं हमको वहीं से, ठीक है। तो विटामिन डी भी मिल जाता है। तो वो सभी चीज़ें कहाँ से, नाभिकीय संलयन से हो रही है। वो विखंडन इन द सेंस कि एक नाभिक टूट के दो भाग में बट जाएगा, यहाँ पे उसको विखंडन कहते हैं, फिजन कहते हैं। संलयन मतलब दो परमाणु या फिर अणु लड़के ये क्या करते हैं, आपस में लड़ेंगे, टूटेंगे फूटेंगे बिल्कुल नहीं, बल्कि एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, वो है संलयन, ठीक है। तो ये हो गया करेक्ट आंसर यहाँ पे। चलो, नाभिकीय विखंडन के दौरान श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए न्यूट्रॉनों का अवशोषण करने के लिए प्रयुक्त दो तत्व है, ठीक है। आपने हाइड्रोजन बम का नाम सुना है, हाइड्रोजन बम के अंदर नाभिकीय संलयन होता है, बिकॉज वो हाइड्रोजन से, समझो सूर्य की चीज का गोला है, जनरली हाइड्रोजन के नाम से जानते हैं, तो यहाँ पे संलयन होता है। तो हाइड्रोजन बम उसी आधार पे बनाया हमने, हमने तो नहीं बनाया बट बनाने वाले ने हाइड्रोजन बम बनाया है इसी आधार पे, नाभिकीय संलयन। वहीं पे जो परमाणु बम है वो है नाभिकीय विखंडन, ठीक है, वो विखंडित होता है। वही जब विखंडित होता है ना, तो बहुत ऐसा नहीं कि एक बार फट गया शांत हो गया, तो फट के शांत उसको होना था तो एक ही जगह पर फट के शांत हो जाता, वो चेन रिएक्शन करता है, फटेगा फटेगा तेजी से आगे की तरफ बढ़ता है, ठीक है, वो चीजें हैं। तो वही कह रहे हैं, नाभिकीय विखंडन के दौरान श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए न्यूट्रॉनों का अवशोषण करने के लिए प्रयुक्त दो तत्व है। अब उस कंडीशन में देखो, जब नाभिक फूटेगा तो वहां पे देखो क्या होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है। तो वैसे जो न्यूट्रॉन को कंट्रोल करना होता है ना, न्यूट्रॉन ही टूटता है जनरली, तो न्यूट्रॉन को जो करता है तो वो कौन सा करता है, तो पहला तो कैडमियम करता है, ये चीज समझ में आना चाहिए। तो कैडमियम के साथ बोरॉन, ठीक है, इन दोनों तत्वों का यूज करते हैं हम लोग जनरली किस चीज को भाई, चेन रिएक्शन को रोकने के लिए, रोकने के लिए। आगे देखो, ज्यामिति का जनक किसको कहा जाता है, यूक्लिड को कहा जाता है, ना होगा नाम आप। आगे देखो, परमाणु रिएक्टर में प्रयुक्त ईंधन है, परमाणु रिएक्टरों के अंदर जो ईंधन के रूप में यूज होता है वो यूरेनियम होता है, ठीक है। चलो, द फ्यूल यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर इज यूरेनियम। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, यूरेनियम अंततः किस तत्व की अस्थायी आइसोटोप में बदल जाता है। तो यूरेनियम जो है ना, वो लास्ट में जाते 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 सीसा के अस्थायी आइसोटोप में बदल जाता है, ठीक है। अब वो सीसा में नहीं बदलता, आइसोटोप कहा जा रहा है, ध्यान देना, आइसोटोप और उसके डायरेक्टली फॉर्म में बहुत अंतर होता है। आइसोटोप के बारे में मैंने पहले पढ़ा रखा है। 9 नंबर देखना। अब कुछ लोग सोचेंगे ना कि वो यूरेनियम क्या होता है, सीसा बन जाता है, ऐसा नहीं है भाई, उसके आइसोटोप में बदलता है वो। आगे क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि आधुनिक चर्म शोधन उद्योगों में कौन सी भारी धातु पाई जाती है जो विषैली होती है। निकेल, जस्ता, क्रोमियम, और जो चर्म शोधन में होता है जनरली क्रोमियम का यूज किया जाता है, बहुत ही विषैला होता है, ठीक है। तो ये चीज याद रखना, बड़ा एग्जाम में पूछता है। चुंबक रक्षक तो किसके टुकड़े होते हैं, जो आपने सुना होगा मैग्नेट प्रोटेक्टर, वो किसके होते हैं भाई, तो वो होते हैं नरम लोहा के, ठीक है, सॉफ्ट आयरन के होते हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी एग्जाम में आ सकता है। घरेलू विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार का धातु बना होता है उसका, जिसका, ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, ध्यान से समझना है इसको। घरों में जो फ्यूज वायर बना होता है, वो जो धातु होता है वो किस प्रकार का होता है, उसके प्रतिरोध कम होते हैं, या फिर उसका मेल्टिंग पॉइंट या फिर गलनांक कम होता है, इसका विशिष्ट घनत्व कम होता है, लेस स्पेसिफिक डेंसिटी होता है, या फिर चालकत्व कम होता है, कंडक्टिविटी जो होता है उसका लो होता है, क्या होता है ये आपसे पूछ रहे हैं, ठीक है। तो उसकी गलनांक जो होता है ना वो लो होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। अगर हाई मेल्टिंग पॉइंट कर देना तो फिर फ्यूज बनने का मतलब क्या है, देखो लो मेल्टिंग पॉइंट इसलिए यूज करते हैं ना कि देखो जनरली होता क्या ना कि हमारी जो मेन वायर है, ध्यान सुनो, घरों की मेन वायर है, अगर टेम्परेचर कभी कभार वोल्टेज हाई है, ठीक है, तो इस पे इफेक्ट पड़े बिना हमने जो फ्यूज घुसा रखा है बीचों बीच, इधर से और इधर से करंट फ्लो कर रहे हैं, पहले से सुना यही टूट फाट जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो तो तुरंत मतलब होता है ना कि एक थप्पड़ मारो तो मर जाता है, कहते हो ना, एक थप्पड़ मारेंगे यहीं पे जमीन पे सो जाओगे, वही है। थोड़ा सा भी टेम्परेचर अप हुआ कि ससुरा टूट गया बीचे में से, ठीक है। अब जब बीचे में यही टूट जाएगा तो ना तो इधर करंट जाएगा ना इधर करंट, वोल्टेज कितना भी हाई आते रहो, हाई हाई करते रहेगा, बट खाली फ्यूज टूट जाएगा, तार में से क्या वायर में से करंट फ्लो ही नहीं होगा। जब फ्लो नहीं होगा तो घर के और सारे गैजेट्स वगैरह चलने की कोई डर नहीं है। दैट्स रीजन हम लोग क्या करते हैं, लो मेल्टिंग पॉइंट यूज कर रहे होते हैं वहां पे। आगे देखो, वर्ड नंबर कह रहा है, लंबी अवधि के उपयोग के बाद बल्ब के अंदर एक धुंधला सा धब्बा बन जाता है, क्या कारण है भैया। देखो जनरली तो क्या होता है ना, अराउंड 3500 के ठीक है, 3500 केल्विन के अराउंड जो होता है ना, एक क्या बोलता है, बल्ब के जो टंगस्टन होता है ना, टंगस्टन का जो तंतु होता है
उसका क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट होता है। और मैंने लगभग 3500 जो के बोला ना, उसका वो 3695 केल्विन होता है, एग्जैक्टली वो होता है। बट एग्जाम में ना जनरली 3500 देते हैं, फिर भी आप एग्जैक्ट याद रखोगे। जो टंगस्टन की जो तंतु बनी होती है, बल्ब का जो फिलामेंट होता है, उसका मेल्टिंग पॉइंट अगर हम लोग केल्विन में जानना चाहें तो वो कितना होता है, 3695 केल्विन होता है। ठीक है, केल्विन ही में ही जनरली पूछता है वो आपसे। तो वो जो होता है वो तो जल्दी गलेगा नहीं। अब गलेगा नहीं, ठीक है चलो, लेकिन फिर भी इतना मतलब बहुत ज्यादा जलते जल्दी जल्दी एक टाइम ऐसा होता है ना कि वो धीरे 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 क्या करता है, गैस वाष्प रूप में बनने लगेगा। ठीक है, हल्का हल्का। जब वो वाष्प बनेगा तो बल्ब के चारों ओर क्या हो जाता है, एकत्रित हो जाता है। और बल्ब के चारों ओर लगेगा तो लगेगा कह रहे भैया ये तो दूध डाल दिया किसी ने इसके अंदर। ठीक है, तो वही धुंधला धुब्बा बन जाता है वो। ठीक है, द वेपर ऑफ द टंगस्टन फिलामेंट गेट्स कलेक्टेड देयर। ठीक है, जो वेपर के रूप में फिलामेंट का होता है वो कलेक्ट हो जाता है बल्ब के चारों ओर। आगे देखो, कोई भी नाव नहीं डूबेगी, मत डूबे खा लेना देना हमको, यदि वह पानी हटाती है अपने किसके बराबर। देखो, अगर कोई पानी में नाव डालोगे, नाव में पानी नहीं, पानी में नाव डालोगे, तो वो कितना पानी हटाएगा कि डूबेगा नहीं, अपने आयतन के बराबर, इक्वल टू वॉल्यूम, या फिर इक्वल टू वेट, या फिर इक्वल टू सरफेस एरिया, या फिर घनत्व के बराबर कितना हटाएगा। ये भी बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। तो अपने भार के बराबर जितना वेट है, अगर उतना पानी हटा देता है भैया वो डूबेगा नहीं, गारंटेड। ठीक है, आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चांद पर ले जाया जाए तो, ठीक है, ले जाओ, क्या होगा, उसके भार में क्या होगा, चेंजेस आएंगे, बट मास सेम रहेगा। मतलब वेट जो है चेंज हो जाएगा, मास सेम रहेगा। 1/6 के रेशियो में क्या होता है, कमी होता है। ठीक है, तो क्या कह रहा है, द्रव्यमान बदल जाएगा परंतु भार उतना ही रहेगा, या फिर उसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान उतना ही रहेगा। तो 14 का भी हो जाएगा। ठीक है, वेट चेंज हो जाता है बट उसका मास जो होता है सेम रहेगा। ठीक है, पक्षियों को बहुत ऊंचाई पर उड़ते समय सांस लेने में परेशानी क्यों नहीं होती। देखो, जनरली ह्यूमन को अगर पहाड़ों पे चढ़ा देते तो नौटंकी करने लगे, भाग भाग भाग, यहाँ पे हमको सांस लेने में दिक्कत हो रहा है। अभी पक्षी है, ओकरो बाप बना हुआ है, उससे भी दुगना दुगना ऊंचाई पे जाके उड़ रहा है, उसको कोई दिक्कत नहीं है, मजा ले रहा है जाके आसमान में। क्या रीजन है भाई, क्या दिक्कत क्या है उसको, मतलब परेशानी कुछ नहीं हो रहा है उसको। क्या उसका फेफड़ा बहुत बड़ा होता है, क्या इंसान से भी फेफड़ा बड़ा होता है, नहीं होता भैया। वे निष्क्रियता के साथ उड़ते हैं, मतलब ऐसा नहीं है ना कि वो सांस ही नहीं लेते हवा में, ऐसा तो है नहीं, सांस लेते हैं। उनके पास होता है ना, दे हैव एक्स्ट्रा एयर सैक्स। ठीक है, उनके पास वायुकोश होता है। ठीक है ना, उनकी हृदय में क्या होता है, वायुकोश होता है। दैट्स वाई क्या करते हैं वो, इजिली क्या कर सकते हैं, फ्लाई कर सकते हैं बहुत हाई लेवल पे जाके, अल्टीट्यूड पे भी जाके वो। आगे देखो, एक्स किरणों के तरंग दैर्ध्य को मापने के लिए कौन सा उपकरण का प्रयोग किया जाता है। देखो, एक चीज मैं यहाँ पे समझाऊंगा ना, एक्स किरणों को अभी भाड़ में जान दो। एक क्वेश्चन पूछता है ना कि सबसे ज्यादा भेदन क्षमता किसका होता है, तो जो गामा किरण होता है ना, गामा, आपने सुना होगा गामा किरण। ठीक है, गामा किरण, तो गामा किरण की भेदन क्षमता बहुत ज्यादा होती है। मैंने कहीं सेट नहीं किया है बट आपको मैं बता दूं, याद रखना है, इसको नोट कर लेना अगर नोट्स बना रहे हो तो। गामा किरण की भेदन क्षमता बहुत ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा शक्तिशाली होता है, भेदन क्षमता ज्यादा होती है, और ये एग्जाम में 99.9% चांसेस है कि इस बार पूछे। ठीक है, आगे देखो, एक्स किरणों के तरंग दैर्ध्य को मापने के लिए कौन सा उपकरण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये होता है ब्रैग स्पेक्ट्रोमापी। ठीक है, ये चीज याद रखना, क्या होता है भाई, ब्रैग स्पेक्ट्रोमापी। ब्रैग स्पेक्ट्रोमापी से हम लोग क्या करते हैं, एक्सरेज को मेजर करते हैं। आगे, मनुष्य की ध्वनि कंपन को अनुभूति किस आवृत्ति में होती है, अनुभूति जो होती है वो, मतलब एक इतना लंबा चौड़ा नहीं पड़ना, ह्यूमन जो होता है वो ऑडिबल किस साउंड के लिए होता है, तो 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज के बीच में। तो इसको मैंने मौके में भी अंदर करा रखा था, 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज के बीच का जो साउंड होगा वो इंसान इजीली सुन लेगा। ठीक है, चलो आगे देखो, स्टेटोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है। अब ये तो पहले ही पढ़ाया था, जैसे ध्वनि का क्या होता है, प्रवर्तन कहता है। डॉक्टर बाबा क्या करेगा, लेके बैठेगा और आपके हृदय में चिपका देगा एगो आला, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्टेथोस्कोप। तो उधर से धक 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 मारेगा आपका धड़कन, तो साउंड को क्या करेगा, उसके कान में घुसा देगा, मतलब रिफ्लेक्ट कर देगा। तो ध्वनि का क्या कर देता है, रिफ्लेक्शन कर देता है, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। ठीक है ना, बाकी डॉक्टर साहब का रिस्पेक्ट करो, डॉक्टर हैं तो हम हैं। ठीक है, आगे देखो, किसी उपग्रह में किसी अंतरिक्ष यात्री द्वारा गिराया गया चम्मच क्या करेगा, वो कोई उठा के उसे खाने लगेगा, नहीं। फर्श पर गिर जाएगा, सवाल ही नहीं है। अचल रहेगा या फिर उपग्रह की गति के अनुसार अनुसरण करेगा, या फिर स्पर्श रेखीय दिशा में चला जाएगा, क्या करेगा। ऑब्वियसली वो अंतरिक्ष के अंदर फंस जाएगा, और जिस उपग्रह पर है, ठीक है, उसी की जो गति है, जैसे अपने पृथ्वी का भी ग्रेविटेशनल फोर्स है और गुरुत्वाकर्षण है, और उसका दैनिक गति है, ये सभी जो गति है ना वो उसका अपना गति है। बट अगर उपग्रह जहाँ पे ग्रेविटी काम नहीं कर रही है, ठीक है, मान लो गुरुत्वाकर्षण नहीं है जहाँ पे, और उस उपग्रह पे जाके चम्मच गिरा दो, तो बस वो उपग्रह की गति को फॉलो करेगा वो। ठीक है ना, और कुछ नहीं करेगा। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा इसका।
क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है आर्द्रता का मापन किससे किया जा सकता है। आर्द्रता को वही है, ह्यूमिडिटी को किसे कहते हैं, हाइग्रोमीटर। ठीक है, तो ये चीज आपने को याद रखना है, हाइग्रोमीटर, हाइड्रोमीटर नहीं, ध्यान रखना हाइग्रोमीटर है, ठीक है ना। चलो ये सेट नंबर 3 था, सेट नंबर 4 की तरफ चलते हैं। सेट नंबर 4 के अंदर देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है अपना सेट नंबर 4 का कि किस कारण से हम कोहरे के दौरान नहीं देख पाते। ठीक है, जब भी कोहरा होता है तो हम देख नहीं पाते। क्यों नहीं देख पाते गाइस? क्या प्रकाश का प्रवर्तन होता है, प्रकाश का ध्रुवन होता है, या फिर प्रकीर्णन, या फिर अप्रवर्तन, क्या होता है उसके? ठीक है, तो देखो जब भी होता है ना तो प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग होता है। देखो स्कैटरिंग इन द सेंस कि प्रकीर्णन हो जाता है। अब कोहरा में छोटे छोटे बारिश की बूंदी होती है या फिर पानी की बूंदे होती है, लाइट पड़ता है ना तो वो चारों ओर फैलता है। ठीक है, वो परावर्तन नहीं होता, उसके अंदर प्रकीर्णन होता है, फैलता है एक तरीके से। ठीक है, स्कैटर कर जाता है एक तरीके से, तो हमको कुछ दिखाई नहीं देता है। ठीक है, तो उसको कहते हो प्रकाश का प्रकीर्णन। क्लियर है ये चीज? आगे देखो क्वेश्चन नंबर 2 है प्रिज्म से गुजरते समय कौन सा रंग जो है प्रकाश का रंग जो है सबसे कम क्या होता है, झुकता है। देखो प्रिज्म जनरली होता है, आपको मैं बता दूं, इस तरीके का। ठीक है, जो सूर्य के प्रकाश पड़ने से 7 रंगों में क्या कर देता है, विभाजित कर देता है इसको। अब जो होता है ना कि सबसे कम जो झुकता है वो किसका, जिसका तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा लाल का होता है। रेड का तरंग दैर्ध्य सबसे वेवलेंथ ज्यादा होता है, तो ये जो होता है ना ये कम झुकेगा। जब इसीलिए इसको क्या करते हैं हम लोग, रेड लाइट को हम लोग जनरली डेंजर के रूप में यूज करते हैं, या फिर स्टॉपेज पे अपने ट्रैफिक लाइट में यूज देखा होगा आपने, रेड को करते हैं स्टॉप के लिए कि दूर से वो नजर आए, और कुछ रीजन नहीं है इसका। आगे कह रहा है कि आंवले में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो आंवले खट्टा चीज है, खट्टी चीजों में जनरली विटामिन सी पाया जाता है। ठीक है, चलो प्रिज्म से गुजरते समय कौन सा रंग जो है सबसे अधिक गुजरता है, तो अपने बैजी आपकी नाला में पढ़ा हुआ कि लाल सबसे कम और बैगनी सबसे ज्यादा झुकता है। ठीक है, इसका स्कैटर जो होता है वो ज्यादा करता है, बैगनी फैलता है, इसका तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है, और तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा किसका होता है, लाल का होता है, तो वो कम झुकेगा, और इसका बैगनी का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होगा तो ये ज्यादा फैल जाता है या फिर झुक जाता है, जो भी। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसमें ऑप्टिकल लेंस नहीं होता। ऑप्टिकल लेंस, लेंस किसके अंदर नहीं होता, पेरिस्कोप, माइक्रोस्कोप, जितने भी स्कोप हैं, ध्यान से सुनना, जितने भी स्कोप है इन तीनों के अंदर क्या होता है लेंस। बट स्टेथोस्कोप, ये इसको तो लाइट से कोई मतलब नहीं है, तो साउंड के बेस पे काम कर रहा होता है, ये साउंड का क्या कर रहा होता है, रिफ्लेक्शन कर रहा होता है। तो स्टेथोस्कोप जो आला होता है डॉक्टर का वो वाला, तो इसमें लेंस का कोई काम ही नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फालतू में लेंस लगा दो, चमका दो झूठ झूठ का, उससे कोई मतलब है नहीं, लेकिन कोई यूज है नहीं लेंस का। ठीक है, चलो 6 नंबर कह रहे हैं प्रकाश का प्रकाश का ठीक सीधी रेखा में गमन को क्या कहते हैं। देखो प्रकाश का ठीक सीधी रेखा में जब गमन ना होना क्या कहते हैं। ठीक है, गमन होना तो फिर समझ में आ रहा है सीधी रेखा में जा ही रहे। अगर मान लो वो सीधी रेखा में गमन ना करे तो फिर उस कंडीशन में क्या कहा जाता है उसको, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको अपवर्तन कहा जाता है। ठीक है, अब देखो रिफ्रैक्शन, अब देखो कुछ लोग ना रिफ्लेक्शन समझ रहे होंगे, परावर्तन दूसरा चीज है। देखो एक मीडियम से प्रकाश आया और दूसरे मीडियम से, मतलब वही मीडियम पे आगे ना जाके वहीं से मुड़ गया, तो उसको रिफ्लेक्शन कहते हैं। बट ये पूछ रहे ना रिफ्रैक्शन किसको कहते हैं। रिफ्रैक्शन जिसकी वजह से तारों का टिमटिमाना होता है, जैसे प्रकाश आया एक मीडियम में गया ना, थोड़ा सा मुड़ गया, लेकिन इंटर किया, फिर उस मीडियम में गुजरते ही थोड़ा सा इधर की तरफ मुड़ेगा, फिर ऐसे ऐसे मुड़ते जाएगा, बट जो है फाइनली मीडियम को क्रॉस करके आगे बढ़ जाएगा। उसको क्या कहते हैं हम लोग, अपवर्तन कहते हैं, रिफ्रैक्शन कहते हैं। आगे देखो एक पिंड को एक वृत्त में घुमाए जाने पर इस पर किया गया कार्य क्या होता है। टोटल जो काम होगा वो कितना होगा, मतलब सर्कुलर में घुमाओगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, वर्क डन बाई 0 हो जाएगा यहाँ पे। क्लियर है। न्यूटन का प्रथम जो है गति का प्रथम नियम है, उसका दूसरा नाम क्या है। अब कुछ लोग ना यहाँ पे न्यूटन के दूसरे नियम के बारे में सोच रहे हैं कि उसको क्या कहते हैं, ये उससे नहीं पूछ रहा, ये न्यूटन के प्रथम नियम। तो न्यूटन के प्रथम नियम से क्या मिलता है, जड़त्व का नियम मिलता है। ठीक है, दूसरे से फोर्स क्या मिलता है, 2 बराबर है, बट यहाँ पे फर्स्ट का सेकंड जो नाम है वो जड़त्व का नियम है। ठीक है, प्रथम नियम को ही हम लोग क्या कहते हैं, जड़त्व का नियम कहते हैं। और सेकंड लॉ से क्या मिलता है, फोर्स का परिभाषा या फिर क्या मिलता है, फॉर्मूला मिलता है, F बराबर m है, मास इनटू एक्सेलरेशन, फोर्स बराबर। ठीक है, थर्ड से क्या मिलता है, वही जो क्या कहते हैं, हर क्रिया के प्रति एक विपरीत प्रतिक्रिया होती है। 9 में देखो क्या कह रहा है, एक वस्तु का वजन सबसे कम कहाँ पर रखोगे तो होगा। देखो जनरली किसी भी चीज को अगर हम सेंटर पे रखते हैं तो उसका वेट हमको कम प्रतीत होता है। ठीक है, अगर पृथ्वी के अगर सेंटर पे कोई चीज रखोगे तो उसका वेट कम हमको समझ में आएगा, लगेगा कि वेट कम है उसका। ठीक है, तैराक को पानी में तैरने के लिए कौन सा बल मदद करता है, तो पानी में जस्ट मैंने बोला ना
कि वहां पे उत्प्लावक बल काम कर रहा होता है पानी के अंदर जब कोई चीज तैर रहा होता है, तो इसका इंग्लिश मिसिंग है, ठीक है। तो कोई भी जब स्विमर जो है पानी के अंदर क्या कर रहा है, स्विमिंग कर रहा होता है, तो उसमें कौन सा फोर्स काम कर रहा होता है, उत्प्लावक, जो कि आर्किमिडीज के द्वारा खोजा गया था। आगे देखो, किस बल के कारण चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर अपनी वृत्ताकार कक्षा में घूमता है। अब चंद्रमा है, ठीक है, देखो कोई भी उपग्रह है पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है, किस बल के कारण। कुछ लोग कहेंगे सर जी गुरुत्वाकर्षण होता है, बट गुरुत्वाकर्षण है नहीं भैया, देखो गुरुत्वाकर्षण को वहां से कोई लेना देना है नहीं। वो कौन सा, देखो जब भी कोई चीज सेंटर में हो और उसके चारों ओर कोई चीज घूम रहा हो, वहां पे अभिकेंद्र बल लगता है, क्या, सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा होता है, सेंट्रीफ्यूगल नहीं, सेंट्रीपिटल, ठीक है। तो ये चीज जरा याद रखना आप लोग, और टॉप 500 के अंदर अगर ये चीज गलत होगा तो आप सुधार लेना। 12 नंबर देखो, किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का मान समान हो जाता है। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का जो है टेम्परेचर दोनों सेम हो जाता है, किस पे, वो -40 डिग्री फ़ारेनहाइट पे दोनों के दोनों समान हो जाएंगे, ठीक है। -40 डिग्री फ़ारेनहाइट पे तापमान जो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का वैल्यू सेम हो जाता है। ग्लेशियर में बर्फ हमेशा कहाँ से पिघलता है। ग्लेशियर में देखो बर्फ जो पिघलता है ना जनरली, वो सबसे निचला स्तर से पिघलता है, और जमता है ना तो वो ऊपर ऊपर क्या बोलते हैं, ऊपर का स्तर से जमता है। तो ये चीज समझना, समुद्र में जो बर्फ जमता है तो ऊपर से जमता है, और ग्लेशियर के अंदर पहाड़ों पे बर्फ पिघलता है तो वो निचले स्तर से। इसी की वजह से आइस स्लाइड हो जाती है, आपने सुना होगा, बर्फ का बहुत बड़ा बड़ा चट्टान फिसल के पानी में आ जाता है। टाइटेनिक जो जहाज घटना हुआ था ना, एक्सीडेंट, वो इसी की वजह से हुआ था। सूर्य से उष्मा पृथ्वी पर कैसे पहुंचती है, ये बताओ, किसके कारण, चालन, संवहन, या फिर प्रवर्तन, या फिर विकिरण, इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर है, ये चीज बताना आपको। तो वो विकिरण, रेडिएशन के द्वारा, ठीक है, रेडिएशन के द्वारा क्या हुआ था, वो क्या होता है, वो पृथ्वी पर पहुंचता है। बॉल पेन किस सिद्धांत पे काम कर रहा होता है, बॉल पेन जो होता है, ऑन व्हाट प्रिंसिपल डज अ बॉल पेन, वो काम कर रहा होता है जनरली, यहाँ पे आप लोग कह रहे होगे पृष्ठ तनाव, ठीक है। तो वो पेज टेंशन नहीं होता, सरफेस टेंशन होता है, ठीक है। तो उसको हम लोग सरफेस, यहाँ पे लिख लेना आप लोग, सरफेस टेंशन कहते हैं उसको, सरफेस टेंशन, ठीक है। तो यहाँ पर सुधार लेना आप लोग। 16 नंबर देखो, पहाड़ों पर पानी जो है वो किस टेम्परेचर पे उबलने लगता है। पहाड़ों पर पानी का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो, या फिर बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो कितना होता है, ये चीज आपसे पूछ रहा है। वो 100 डिग्री से कम, बिकॉज वहां पे दाब जो है कम लगता है, दाब कम लगेगा तो फिर ऑब्वियसली कम टेम्परेचर पे कोई चीज बॉईल हो जाएगी। आगे कह रहा है, यदि हम ठोस वस्तु को गर्म करें, ठीक है, और किस भाग में सर्वाधिक प्रतिशत में वृद्धि हो। कोई भी चीज है, ठोस चीज है, अगर उसको हम गर्म कर रहे हैं तो उसका लंबाई में ज्यादा बढ़ेगा, या फिर आयतन बढ़ेगा, या फिर क्षेत्रफल बढ़ेगा, या फिर सब में बराबर तौर पे बढ़ेगा, ये चीज आपसे पूछ रहे हैं। तो ऑब्वियसली उसका वॉल्यूम जो है ना वो ज्यादा इंक्रीज होगा, ठीक है। तो वॉल्यूम बढ़ेगा, उसका आयतन ज्यादा, लंबाई क्षेत्रफल दो तो बाद में, लेकिन वॉल्यूम ज्यादा, सब में बराबर बिल्कुल नहीं होता है। तो ये चीज याद रखना। 18 नंबर कह रहा है आपसे क्या क्वेश्चन, कि जब झील का पानी जमने लगता है तो बर्फ सबसे पहले कहाँ जमेगा, ठीक है। मैंने बोला ना कि देखो जब भी पहाड़ों से बर्फ पिघलेगा तो पिघलेगा नीचे से, लेकिन जलों में बर्फ जमता है तो ऊपर से जमना शुरू होता है, तो सबसे ऊपरी ही ऊपर से, ठीक है, कहीं से भी नहीं, फ्रॉम द अबव, ये चीज आप याद रखोगे। ठोस का सीधे वाष्प में परिवर्तित हो जाना क्या है, इस पे 10 स्टार कर लो, उतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे कोई कपूर है, अगर आप उसको जलाओगे ना तो वो लिक्विड नहीं बनेगा, डायरेक्टली गैस बन जाएगा। वो एक सॉलिड था, ठीक है, और सब्लिमेशन जो होता है ना, उद्रपतन, ठीक है, तो उससे वो डायरेक्टली गैस में चेंज हो जाता है कपूर, ठीक है। तो इसको उद्रपतन कहते हैं या फिर सब्लिमेशन कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अपेक्षित आर्द्रता को किस रूप में व्यक्त किया जाता है। आर्द्रता, ह्यूमिडिटी को किस चीज में बताते हो आप लोग, ठीक है, ये पूछ रहा है आपसे। तो वो प्रतिशत में कितना % ह्यूमिडिटी है यहाँ पे, इसमें बताना है आपको, ठीक है। तो ये तो रहा सेट नंबर 4। चलो सेट नंबर 5 के अंदर चलते हैं हम लोग। सेट नंबर 5 क्या कहता है, ये सेट नंबर 5 कह रहा है आपसे कि अवतल लेंस हमेशा निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिबिंब बनाता है। अवतल लेंस जो होता है ना वो किस प्रकार का, जो आपका ये कॉनकेव होता है वो अवतल, ठीक है, तो वो किस प्रकार का होता है, वो आभासी बट इरेक्ट, ठीक है, सीधा रहेगा बट वर्चुअल रहेगा, इरेक्ट रहेगा बट वर्चुअल रहेगा, सीधा और आभासी। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैसा बनाता है। देखो शीतकाल में एक मोटी कमीज की अपेक्षा पतली कमीज हमें, ये सभी चीजें टॉप 500 के अंदर है, बट मैंने ऑप्शन के साथ यहाँ पे डाल दिया। कमीज हमें अधिक गर्म रख सकती है, क्यों, रीजन होता है ना, मान लो एक मोटा पेन रखे हो, चलो ठीक है, उसके बीच में कोई लेयर नहीं है, सिंपल एक मोटा कमीज है पेन रखा, बट कोई 2 पतली कमीज पेन रखी होगी ना, तो बीच में एक लेयर टाइप का बनता है जो कि उष्मा का कह लो आप कुछ अलग बन जाता है, ठीक है।
तो एक चीज़ होता है ना, बैड कंडक्टर बन जाता है। ऊष्मा को ना तो अंदर वाले को बाहर जाने देगा और ना तो बाहर वाले को अंदर आने देगा। वो जो बीच का लेयर के बीच में दोनों शर्ट के बीच का जो लेयर बन जाता है वो इस तरीके से काम कर रहा होता है। दो कमीजों के बीच वायु की परत सुचालक के रूप में काम कर रही होती है, ठीक है। या फिर दो पतली कमीजों अधिक मोटी हो जाने के कारण, ये तो होगा नहीं आपका, ये है ना करेक्ट आंसर, 2 का सी हो जाएगा, ठीक है। 2 का करेक्ट आंसर सी है। दो कमीजों के बीच वायु जो है प्रतिरोधी माध्यम में रूप में काम कर रही होती है। वही जो चीज मैंने बताई, यहाँ पे मैं थोड़ा सा खोज रहा था कि आंसर कहाँ पे है, क्योंकि इतना बड़ा बड़ा लिखा हुआ कि माथा खराब हो रहा है देखने में, ठीक है। बट जो मैंने रीजन बताया वही रीजन है, परतरोधी माध्यम के रूप में काम कर रहा होता है। ना तो ये बाहर के टेम्परेचर को अंदर जान देगा और नहीं अंदर के बाहर जान देगा, ठीक है। देखो, किसी तत्व के परमाणु क्रमांक 17 है और परमाणु द्रव्यमान 36 है, तो उसके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी? सिंपली मान लो, देखो मान लो अगर कोई यहाँ पे कोई भी है ना, जैसे आप यहाँ पे इस तरीके से समझ लो। मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहता हूँ, मान लो कोई यहाँ पे एलिमेंट है, ठीक है, उसका एलिमेंट है और उसका पावर मान लो x नंबर और ये उसका भार लगे मान लो लिखा हुआ है, तो वहाँ पे न्यूट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए ना हम लोग जनरली घटा देते हैं, जो बड़ा है उसमें से छोटे को। आपको फॉर्मूला समझ में नहीं आया, भाड़ में जाए उसे मतलब नहीं। द्रव्यमान में से ना आप क्रमांक को घटा दोगे, आपका आंसर 100% आ जाएगा, ठीक है। तो ये 19 हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा गाइस? 19, ठीक है ना। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है किसी परमाणु का रासायनिक व्यवहार निर्भर करता है। परमाणु का रासायनिक व्यवहार, ठीक है, केमिकल रिएक्शन किस चीज पे या फिर उसका बिहेवियर किस चीज पे डिपेंड करता है? तो उसके इलेक्ट्रॉन की संख्या पर जो चारों ओर घूम रही होती है, ठीक है, क्योंकि वही बताएगा कितना लेना है, इलेक्ट्रॉन लेना है कि देना है, वही बताएगा ना, डिपेंड करता है। तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। चलो, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। आगे देखो, परमाणु न्यूक्लियस बने होते हैं, मैंने पहले पढ़ाया था। परमाणु के न्यूक्लियस किसके बने होते हैं? वो देखो सेंटर में क्या क्या होता है, बाहर में तो इलेक्ट्रॉन घूम रहा होता है, बीच में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बने होंगे। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ पे? ऑप्शन नंबर डी के अंदर है, तो 5 का डी सही आंसर है। 6 नंबर है, निम्नलिखित में से अधिक जलन किस में पैदा होती है? अधिक तो गुप्त उष्मा किसके अंदर होता है? उबलता हुआ पानी के अंदर ज्यादा होगा, ठीक है, या फिर गर्म पानी के अंदर, या फिर भाप के अंदर, या फिर पिघली हुई पलाई बर्फ, ये भाड़ में जाए, मतलब तैरता हुआ बर्फ, किसके अंदर ज्यादा होगा? तो देखो, गुप्त उष्मा वाष्प के अंदर ज्यादा होता है, स्टीम के अंदर बहुत ज्यादा होता है। जल देखो, आग से भी ज्यादा जो होता है ना हीट, एक भाप के अंदर होता है, इतना समझ लो। मैं इतना आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि उसके अंदर गुप्त उष्मा जो होता है, और वो आपने देखा होगा, जो वो गर्म पानी जो कर रहे हो ना, वो उसके अंदर हाथ डाल के निकाल लोगे बर्दाश्त होगा, बट बहुत हेवी अमाउंट में जब वाष्प निकलता है ना, वहां पे हाथ डाल के देखना, वो ऐसा जलाएगा ना कि नानी याद हो जाती है, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सर्वोच्च विशिष्ट उष्मा का मान है? सबसे इसमें से मतलब किसका जो है ना विशिष्ट उष्मा किसका सबसे ज्यादा होता है, ये आपसे पूछ रहा है। तो तांबा का सबसे विशिष्ट उष्मा जो है यहाँ पे ज्यादा हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तांबा बोले तो कॉपर का विशिष्ट उष्मा या फिर स्पेसिफिक हीट ज्यादा होता है। काले वस्त्रों के मुकाबले श्वेत वस्त्र शीतकाल में क्यों पहनते हैं? हर बच्चा को पता होगा काला क्यों नहीं पहनते हम लोग, ठंडा क्यों पहनते हैं हम लोग, श्वेत वस्त्र शीतकाल क्यों होते हैं? यहाँ पे काले वस्त्रों के मुकाबले श्वेत वस्त्र शीतल क्यों होते हैं? हर चीज को पता है ना, काला क्या करता है, जब भी सूर्य के प्रकाश के रोशनी को लेगा वो सारा क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, किसी को रिफ्लेक्ट नहीं करता। और व्हाइट कलर क्या करता है, व्हाइट कलर को रख के सबको रिफ्लेक्ट कर देगा। तो वही है कि जो चीज हर चीज को रख लेगा तो उसके अंदर गर्मी ज्यादा होगी। बहुत पैसा रख लोगे तो गर्मी हो जाता है ना इंसान को, वही है, बहुत प्रकाश रख लेगा तो गर्मी हो जाता है। चलो, अब देखते हैं कि जो मैंने बताया वो आंसर है कहाँ इसके अंदर। तो वो है, देखो, उनके पास जो भी प्रकाश पहुंचेगा उसको परावर्तित कर देता है। कौन? श्वेत वाला। श्वेत पूछ रहे ना कि श्वेत वस्त्र शीतल क्यों होता है, यही है, क्योंकि जो भी प्रकाश पहुंचता है वो सबको क्या करता है, परावर्तित कर देता है, इसलिए वो सफेद सफेद नजर आता है। और काला वाला क्या करता है, भैया कहता है आने दो, जितना हरा आने दो, आने दो, बहुत पैसा बटोर लिया, मतलब बहुत प्रकाश बटोर लिया, गर्म हो गया, ठीक है। बी नंबर करेक्ट आंसर है। वट एवर लाइट रीचेज देम दे रिफ्लेक्ट इट। परमाणु का संगठन करने वाले 3 मौलिक कण होते हैं। कौन कौन से परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं? कहाँ पे भाई? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन नंबर सी के अंदर है, ठीक है। आंसर ढूंढना बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभार लगता है कि सब पढ़ा हुआ है, बट ऑप्शन ढूंढने में ना कभी कभार गलत कर देते, तो ये चीज है बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। तांबा किसके द्वारा अशुद्ध किया जाता है? तांबा को शुद्ध करने के लिए कौन सा उपाय किया जाता है? तो वो विद्युत अपघटन किया जाता है, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है। तो जैसे तांबा जो होता है ना, प्योर फॉर्म में तो मिलेगा नहीं, प्योर करने के लिए लोग उसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है, जैसे कि तांबे को प्योर करके यूज किया जा सके। लोहे को, जैसे आपने सुना होगा ना कि एल्यूमिनियम भी प्योर नहीं मिलता है, एक
अयस्क के रूप में मिलता है, लोहा भी हेमेटाइट वगैरह, अल्यूमिनियम ऑक्साइड वगैरह इस तरीके से मिलता है। ठीक है, आगे देखो। अच्छा, मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ, ठीक है, देखना हूँ यहाँ पे कितने लोग आगे अभी भी पढ़ रहे हैं कंसिस्टेंसी के साथ। तो एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपसे डालूंगा और मैं देखना चाहता हूँ कितने लोग इसका आंसर दे रहे हैं। पिंच ब्लेड किसका अयस्क है? जल्दी से कमेंट करके आप बताओगे, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। पिंच ब्लेड जो है किसका अयस्क है? आगे कह रहा है लोहे की जंग लगने के लिए किसकी आवश्यकता है? लोहे की जंग लगने के लिए किसकी आवश्यकता है? बोलोगे मेरी आवश्यकता, आपकी तो कुछ नहीं। ऑक्सीजन और जल अगर मिल गया तो वो जंग लगा देगा, ठीक है। ऑक्सीजन एंड वाटर से वो क्या कर देगा? सॉरी, ऑक्सीजन और वाटर से क्या करेगा? वो जंग लगा देगा। ठीक है, आगे देखो। ठीक है, बी नंबर इसका सही है। लेंस की शक्ति को मापते हैं किस चीज में? डायप्टर के अंदर। लेंस की शक्ति को किसमें? डायप्टर में क्या करते हैं? पावर ऑफ लेंस मेजर कर रहे होते हैं हम लोग, या फिर उसका ऐसा यूनिट क्या होता है? डायप्टर होता है। बहुत बीबीआई क्वेश्चन एग्जाम में आया था। कौन सा संगठन लुप्त होती प्रजातियों के लिए रेड लिस्ट जारी करता है? जो चीजें लुप्त हो रही हैं उनको रेड लिस्ट जारी करता है, वो कौन सा संगठन है? ये चीज आपसे पूछ सकता है। तो वो होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एक संगठन है, ठीक है। और इसको किस बुक के अंदर? तो रेड डेटा बुक के अंदर डाला जाता है। देखो मेरिट ये कह रहा है ना, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज या फिर विभाज्योतक स्थिति के अनुसार होता है, ठीक है। जो विभाज्योतक होता है, एक उत्तक होता है पौधों में, वो कहाँ पर होता है? शीर्ष पे होता है, अंतर्वेशी होता है, या फिर पार्श्व, या फिर सभी? तो डिवीजन जो होता है ना हमारे सेल के अंदर, वो चारों ओर से होता है, हमारे बॉडी या फिर पादप के अंदर या फिर किसी के अंदर। तो चारों ओर से थोड़ी है कि नाक बढ़ गया, हमारा शरीर बढ़िया नहीं रहा है, हाथ एगो हाथ बढ़ गया और एगो हाथ कल बढ़ेगा, ऐसा नहीं होता ना कि चलो 5 साल के हो गए एगो हाथ बढ़ा देंगे, दूसरा हाथ अभी छोटा है। फिर भगवान जी कहे चलो ठीक है 10 साल के हो जाओ, दूसरा हाथ बढ़ा देंगे और एगो टांग बढ़ा देंगे, बाकी एगो टांग अभी छोटा रखेंगे, ऐसा तो नहीं होता। सारा बॉडी सारा सेल एक साथ बढ़ रहा होता है, तो उपयुक्त में से सभी, ऑल ऑफ द एबव होता है, ठीक है। तो ऐसा इसलिए आंसर है। 15 नंबर क्वेश्चन है, किसी पौधे का खाद्य चालन होता है, मतलब खाद्य पहुंचाना, ठीक है। जाइलम और फ्लोएम के बारे में सुना होगा आपने। जाइलम क्या करता है? जल को जनरली पहुंचाता है, और खाद्य पदार्थों को कौन कर रहा था? फ्लोएम कर रहा होता है, ठीक है। फ्लोएम जिसका करेक्ट आंसर है। आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन सा कवक नाशी नहीं है, कवक को नहीं मारता है? डीडीटी, या फिर बर्डेक्स मिश्रण, या फिर काइनेटिन, इसमें तो या फिर कौन सा होगा? तो कवक नहीं मारने वाला है बर्डेक्स मिश्रण, ठीक है। बाकी डीडीटी और ये काइनेटिन जो है ना, कवकों को मारने वाली दवा है। निम्न में से कौन सा लौह है? लोहे का अवश्य कौन सा है? मैग्नेटाइट, लिग्नाइट, नाइट्राइट, या फिर बॉक्साइट? तो हेमेटाइट और मैग्नेटाइट आपने सुना होगा, नहीं सुना तो सुन लो। ये दोनों क्या है भाई? लोहे का एक तरीके से क्या है, हेमेटाइट भी है, मैग्नेटाइट भी है, सभी क्या है? लोहे का एक अयस्क क्या और है। 80 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं, निम्नलिखित में से किसको भूरा कोयला या फिर घटिया किस्म का कोयला कहा जाता है? बिकॉज उसके अंदर कार्बन की मात्रा बहुत ही कम होती है, वो बिटुमिनस होता है, ठीक है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि सबसे बढ़िया कोयला किसको माना जाता है? चलो कमेंट करके बताओ, ठीक है। बढ़िया कोयला किसको माना जाता है? 19 नंबर है कि पदार्थ की चौथी अवस्था क्या होती है? जनरली आपने सॉलिड, लिक्विड एंड गैस पढ़ा होगा। फोर्थ होता है क्या? प्लाज्मा, ठीक है। प्लाज्मा चौथी अवस्था, और पांचवी अवस्था बोलते हैं बकमिस्टर फुल्लेरिन को, ठीक है ना। पूछ ही दिया, पदार्थ की पांचवी अवस्था कौन सी है? देखो देखो देखो, यहाँ पे मैंने बोल दिया बकमिस्टर फुल्लेरिन, गलत था, ये था बोस आइंस्टाइन कंसनडेंट, ठीक है। अब एक देखो, मैंने बकमिस्टर फुल्लेरिन क्या बोला, मैं वो भी बताता हूँ, मेरे जुबान पे चली वो आते रहता है। करेक्ट आंसर देखो, पांचवा अवस्था होगा बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, ठीक है। अब बकमिस्टर फुल्लेरिन क्या, मैं बताता हूँ, एक कार्बन का अपरूप है, जैसे ग्रेफाइट है ना, कोयला है ना, ये सभी चीजें क्या है? हीरा है, ये सभी कार्बन के अपरूप है। एक फुटबॉल की संरचना का ना, फुटबॉल की संरचना का आपने देखा होगा, बकमिस्टर फुल्लेरिन सर्च मारो गूगल पे, फुटबॉल की संरचना का एक अपरूप है, कार्बन का बना होता है, उसको बकमिस्टर फुल्लेरिन। एग्जाम में पूछता ना कि बकमिस्टर फुल्लेरिन किसका अपरूप है, तो कार्बन का अपरूप है। बट पदार्थ की पांचवी अवस्था जो होता है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट होता है, ठीक है। थोड़ा सा मैं इन दोनों का नाम में ना मैं बोल देता हूँ, मेरे जीभ से निकल जाता है, एक ही जैसा मुझे लगता है, ठीक है। आगे देखो, लेकिन एक जैसा बिल्कुल नहीं है वो। चलो सेट नंबर 6 देखते हैं, 6 के अंदर क्या है। इसके अंदर भी क्वेश्चन है, अच्छा पता था कि नहीं, नंबर बता दिया आपको। परमाणु बल किस सिद्धांत पर काम करता है? परमाणु बल जो है वो नाभिकीय चलन पे, या फिर रासायनिक अभिक्रिया पे, या फिर परमाणुओं के आपस में टक्कर पे, या फिर नाभिकीय विखंडन पे? परमाणु बल नहीं, यहाँ पे लिखना था परमाणु बम, ठीक है, या फिर परमाणु बम या फिर परमाणु बल, ये भी जो है ना वो नाभिकीय विखंडन पे भी काम कर रहा होता है, ठीक है। न्यूक्लियर फ्यूजन पे ही परमाणु बल हो चाहे परमाणु बम हो, ये दोनों न्यूक्लियर फ्यूजन पे ही काम कर रहे होते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज जरा आप लोग याद रखना। आगे है देखो,
कि अनुप्रस्थ तरंगे ट्रांसवर्स वेव किस माध्यम में उत्पन्न की जा सकती है। तो आपको ये जो चीज है दिख रहा होगा, ये जो चल रहा है, ये जो चल रहा है ना यहाँ पे, ये क्या है भाई, ये अनुप्रस्थ तरंगे हैं, दिख रहा है आपको। ये किस तरीके से चल रहा है, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। ये अनुप्रस्थ तरंगे जो है वो किस माध्यम में उत्पन्न की जा सकती है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। वो सिर्फ ठोस में की जा सकती है, ठीक है। ये जो आपको वेव दिख रहा होगा ना, ये ठोस में इसलिए ना क्योंकि ये चारों ओर से काम नहीं कर रहा है, ये दिख रहा होगा आपको, ये ऐसे ऐसे चल रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं कि ऐसे से भी चल रहा है, ऐसे से भी चल रहा है, नहीं, सिर्फ वो लेफ्ट टू राइट जा रहा है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है जानना ठोस वेव में, इन ओनली सॉलिड, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन अगला देखते हैं। 3 कह रहा है, आप देखो, अब देखो अनुदैर्ध्य तरंगे, अभी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, ठीक है। अब देखो ये किस तरीके से काम कर रहा है, देख रहे हो आप, ये इधर से इधर भी जा रहा है। आप जैसे ही रुकेगा ना, आप देखोगे ये ऊपर से नीचे भी आएगा। ध्यान से देखना है इसको, ध्यान से देखना, अगर ध्यान से देखोगे तो समझ में आएगा। देखो हल्का हल्का ये ऊपर से नीचे की तरफ भी आ रहा है, और इधर से इधर भी जा रहा है, और इधर से इधर भी आ रहा है, और ऊपर से नीचे भी आ रहा है। अगर बहुत फोकस करके देखोगे तो समझ में आएगा, ठीक है ना। इसलिए अनुदैर्ध्य तरंगे को कहाँ पे यूज किया जाता है, तो ये आपसे पूछे तो आप करोगे कि इसको हम लोग कहाँ, द्रव के अंदर कर लेते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको लग भी रहा होगा कि पानी का वो है, क्या कहते हैं, जो भी है पानी का जो नदी में धार होता है उस तरीके से। तो ये फोटो दिखाने का पर्पस ये था ताकि आपको ये तरंगों के बारे में बढ़िया से समझ हो जाए, पकड़ हो जाए, ठीक है, और कुछ नहीं। 4th नंबर क्वेश्चन देखो क्या कह रहे हैं। सूर्य एवं तारों से प्राप्त ऊर्जा एवं प्रकाश का स्रोत क्या है। सूर्य से जो प्रकाश मिल रहा है वो नाभिकीय संलयन है, मैंने पहले ही बताया था, न्यूक्लियर फ्यूजन है ये चीज। अब देखो सूर्य बना होता है मुख्यतः किस चीज का, हाइड्रोजन का या फिर हीलियम का। तो ए और बी दोनों का, हाइड्रोजन और हीलियम दोनों का बना होता है, ठीक है। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। तो 5th का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी, हाइड्रोजन और हीलियम दोनों का बना है सूर्य। देखते हैं आगे क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे, उष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है। उष्मा का एसआई मात्रक क्या है भाई, उष्मा का सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, जूल या फिर वाट। अब कहोगे सर देखो सेल्सियस भी होता है, फ़ारेनहाइट भी। आपसे पूछ रहा है एसआई मात्रक बताओ, ज्यादा लनफन नहीं, ठीक है। तो वो होता है जूल, ठीक है। एसआई यूनिट में होता है, उष्मा का जूल में मेजर करते हैं। आगे देखो ताप का एसआई मात्रक क्या होता है, अब मुझे बताओ। अच्छा एक चीज बताओ, ताप पूछ रहा है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने एक चीज गलती कर दिया, सेल्सियस फ़ारेनहाइट नहीं होता है, वो उष्मा का नहीं, जूल ही होता है, ठीक है। वो ताप का होता है, जो है ना ये सेल्सियस और फ़ारेनहाइट, ये ताप के लिए मैंने बाय मिस्टेक वहां पे बोल दिया था, तो करेक्ट आंसर उसका जूल ही था। अब ताप का एसआई मात्रा क्या होता है, केल्विन, एम्पियर, कैंडेला या फिर कैलोरी, ये चीज बताओ मुझे। तो ऑब्वियसली आपका आंसर होगा केल्विन, ठीक है। चलो आगे, नाभिकीय रिएक्टर में सबसे पहले किस नाभिकीय रिएक्टर को सबसे पहले किसने बनाया था, तो फर्मी ने बनाया था। ये चीज याद रखोगे, फर्मी ने सबसे पहले क्या बनाया था, नाभिकीय रिएक्टर को। वहीं पे वायुमंडल की आर्द्रता मापने वाला ये क्वेश्चन बड़ा रिपीट किया है, हाइग्रोमीटर है, ठीक है। किस समूह की सभी राशियां सदिश होती हैं। इसमें से कुछ ऑप्शन है, उसमें से सभी सदिश कौन सा है ये आपसे पूछ रहा है। तो ये सारी की सारी जितना भी इसके अंदर दे रखा गया ना, सभी के सभी क्या है, सदिश है, ठीक है। संवेग, त्वरण, बल, विस्थापन, भार, विद्युत विधारा वगैरह वगैरह जो भी है सब यहाँ पे सदिश ही है, यहाँ पे डाल दिया गया, लिस्ट से याद कर लोगे। इसमें से कह रहा है कि राशि अदिश कौन सी, अदिश राशि बताओ इसके अंदर, ठीक है। स्केलर कौन सा है, तो ये भी इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। हमने पूरा लिस्ट बना दिया ताकि आप इसको रट जाओ कि सारे अदिश राशि हैं यहाँ। 12 नंबर है, आवृत्ति का मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज, ठीक है। हर्ट्ज में आवृत्ति को, हिंदी में हर्ट्ज लिखते हैं लेकिन हर्ट्ज पढ़ा जाता है इसको, तो आवृत्ति को हर्ट्ज में मेजर किया जाता है। वहीं पे ध्वनि तरंग का वेग सबसे अधिक कहाँ पे होता है, ध्वनि तरंगों का वेग जो होता है सबसे ज्यादा होता है ठोस में, और निर्वात में वो होता ही नहीं है जनरली, ठीक है, 0। तो ये चीज आप याद रखना। प्रस्रव तरंगे वो तरंगे हैं जिनकी आवृत्ति होती है, प्रस्रव तरंगे जिसको हम सुन नहीं सकते हैं, ठीक है। तो 20 हर्ट्ज से अधिक, ठीक है, या फिर 20 हर्ट्ज से कम, कौन सा प्रस्रव तरंगे हो जाएंगे, तो वो 20,000 हर्ट्ज से जो ज्यादा का होगा उसको हम नहीं सुन पाते, वो प्रस्रव तरंगे होती है, अल्ट्रासोनिक कहा जाता है। चमगादड़ इसको भी सुन लेता है, ठीक है। जब सुनते हैं ना कि कोई आवाज सुन लेते हो, इकलौते होते हो आप, और कोई नहीं सुनता, तो कहते हो ना चमगादड़े हो क्या, एकदम से सब सुन लेते हो। आगे देखो, किस तापमान पर सेंटीग्रेड एवं फ़ारेनहाइट मेजर बराबर होता है, तो -40 डिग्री सेंटीग्रेड। रिपीटेड क्वेश्चन है कुछ कुछ यहाँ पे। 60 नंबर है कि मानव शरीर का टेम्परेचर होता है कितना, मैंने बोला ना कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन ऐसा दिया जाएगा। तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट और 37 डिग्री सेंटीग्रेड दोनों हो जाएगा, तो ए और बी दोनों हो जाएगा, ठीक है। तो 16 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी। शुष्क वायु में ध्वनि की चाल क्या हो जाएगी, ड्राई एयर में, ठीक है। ड्राई एयर में ध्वनि की चाल कितनी हो जाती है, ये चीज आपसे पूछा जाता है एग्जाम के अंदर।
तो 332 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। ठीक है, 332 मीटर पर सेकंड, ये चीज याद रखोगे आप। 18 में एक प्रकाश वर्ष का मात्रक होता है, बराबर होता है, एक प्रकाश वर्ष जो होता है वो किसके बराबर होता है, वो होता है 9.46 इंटू 10⁹ मीटर। ठीक है, 9.46 इंटू 10⁹ मीटर। तो ये जो है इसका सॉरी मैंने यहाँ पे गलती बोल दिया, 9.6 इंटू 10⁻15 मीटर एंड 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर, ये दोनों सही है। यहाँ पे 15 मीटर और यहाँ पे 12 किलोमीटर। देखो मीटर से किलोमीटर में चेंज करेंगे तो वहाँ पे पावर में जीरो की संख्या कम हो जाती है। ठीक है, ए और बी दोनों सही है यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे सी बिल्कुल नहीं होगा, गलत मैंने बोल दिया था। उन्हीं देखो जड़त्व का गुण क्या है, जड़त्व प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया क्या है, बताओ जड़त्व क्या करता है, वो प्रत्येक वस्तु में होता है। ठीक है, कहोगे ये सही है। देखो तो ऑब्वियसली जड़त्व तो सारे वस्तु में होता है, तो कोई भी चीज को अगर स्थिर रखोगे और अचानक से किसी चीज पे स्थिर रखोगे और उसके नीचे का बेस वाला चीज जब हिलाओगे तो ऑब्वियसली वो गिर जाएगा पीछे की साइड से। आगे देखो 20 नंबर है, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, बताओ। माइक्रोफोन, लाउड स्पीकर, डायनेमो या फिर सितार, कौन सा इसके अंदर सुमेलित नहीं है। देखो माइक्रोफोन क्या करता है, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में करता है, ऑब्वियसली सही है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। हो गया है, सही है, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में करता है माइक्रोफोन। ठीक है, आगे देखो हम लोग कंफर्म करेंगे, पहले पढ़ लेते हैं। लाउड स्पीकर क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में करता है। अच्छा सर ये भी डाउट है। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में करता है। एक चीज है सितार, ध्वनि ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में करता है। तो ये आपसे पूछ रहे हैं सितार क्या करता है। देखो माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में करता है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि में करेगा, कोई दिक्कत नहीं है, सही है इसके अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे डायनेमो भी यांत्रिक को विद्युत के अंदर करेगा, बट सितार जो है ना यांत्रिक को ना क्या करता है, साउंड में करता है। तो करेक्ट आंसर इसमें डी है, जो कि गलत है। सितार मैकेनिकल एनर्जी टू साउंड एनर्जी नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, अच्छा रुको, इसके अंदर कुछ लोचा है, पता है क्या आपको, यहाँ पे इंग्लिश कुछ है और इसका हिंदी कुछ है। ठीक है, थोड़ा सा मैं चेक कर लेता हूँ। इसका हिंदी जाके सही कर दिया गया है, इंग्लिश सही कर दिया गया है। साउंड एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी, ऐसा नहीं होता। जो सितार होता है वो क्या करता है, उल्टा करता है, मैकेनिकल एनर्जी को साउंड में कन्वर्ट करता है। बिकॉज हम हाथ से हिलाते हैं ना उसके धागों को, तो टन 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 करता है। तो ये है, देखो गाइस हम लोग इसके बारे में सोच रहे थे कि 2 पार्ट में कवर कर देंगे पूरा ये जो सेशन है, बट 2 पार्ट में पॉसिबल नहीं है। बहुत 1 घंटा का तो लगभग यही बन गया आपका। तो मतलब थोड़ा सा माइंड में प्रेशर ना हो और आराम आराम से पढ़ ले, तो इसको हम 3 पार्ट में कर देते। चलो ठीक है, स्टार्टिंग में तो हमने डिसीजन लिया वीडियो रिकॉर्ड करते के टाइम चलो हो जाएगा, बट 1 घंटा का ये लगभग कंप्लीट होने जा रहा है। और आपको दिख रहा है इसके अंदर बहुत बड़ा है अभी। ठीक है, अभी आधी चीज़ें तो इसके अंदर हमने ऐड किया ही नहीं है, अभी तो बहुत ये कम है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसको ना एटलीस्ट 3 वीडियोस के अंदर हम लोग खत्म करेंगे। ठीक है, तो चलो वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे। और जाने से पहले फिर से मैं याद दिला दूं कि आप में से जितने भी लोगों ने मैथ के पीडीएफ को अगर अभी तक बाय नहीं किया ना, व्हाट्सअप करो एग्जाम से पहले। अदरवाइज मैं कह रहा हूँ कि एग्जाम के बाद जब लोग कहे ना कि हमने पूरा मैथ बनाया क्योंकि हम A to Z स्टडी के स्टूडेंट थे और हमने सारी पीडीएफ पढ़ी थी, तो फिर आप पछताओगे। मैथ की वहीं पे रीजनिंग की पीडीएफ, ठीक है, सारी जो है हिंदी इंग्लिश दोनों सारे लैंग्वेजेस में है, मतलब सारी पीडीएफ हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर है। हिंदी में भी साइंस के हैं टॉप 500 के, तो अब मैं कह रहा हूँ इंग्लिश के भी हैं आपके, इंग्लिश तो इंग्लिश में ही होगा। अब मैं कहना चाह रहा हूँ ना आपसे, सुनो इस नंबर पे व्हाट्सएप कर लो। अब सुनो मैं क्या कहना चाहता हूँ। अब मैं कह रहा हूँ ना कि अब आप साइंस के लिए ना अगर आपने बुक पढ़ लिया है तो ठीक है, अदरवाइज हमारी पीडीएफ पढ़ो पहले टॉप 500 का, ठीक है, जो 500 क्वेश्चंस का पहले पीडीएफ पढ़ो। फिर ये जो यूट्यूब पे 3 वीडियोज आएंगी इनको देख लेना पूरा, ठीक है। और एग्जाम से पहले जो एक आएगा वीडियो 4 घंटे का सेशन होगा, दबा के 4 से 5 घंटे का सेशन लाइव कराऊंगा मैं वहां पे, ठीक है ना, उसको कर लेना। उसके बाद मैं कह रहा हूँ कि कोस्ट गार्ड के अंदर कहीं से भी साइंस पूछे ना, आप तोड़ फोड़ के आगे निकल जाओगे, कहीं से भी कुछ नहीं पूछेगा। अब मैं इस वीडियो को एंड तो करना ही है, बट इसके अंदर कुछ मैं बता के आपको एंड करूंगा, ऐसा नहीं कि बस यहीं पे एंड कर दे। सुनो एक चीज अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना, जब भी हम क्वेश्चन का अप्रोच होगा ना पढ़ने का, ऐसा नहीं कि हम सिर्फ पढ़ रहे हैं। लाइक साइंस अगर आप पढ़ रहे हो, जो चीजें मैंने पीडीएफ के अंदर डाली है तो उसको पढ़ रहे हो। जहाँ पे भी डाउट है इसके अंदर एक आध चीजें मिस्टेक है, मैं बता दूंगा कहाँ कहाँ मिस्टेक है, तो उसको आप ना, जो मैं इन सारी वीडियोस के अंदर क्वेश्चन रिपीट हो रहा है पीडीएफ वाली, उसको सुधारते जाना। या फिर जहाँ पे डाउट है आप टिक कर लो, या फोन में अगर करने आता है तो कर लो, क्योंकि इस फोन में भी हो जाता है, अगर आपको नहीं करने आता तो वो बात अलग है। या फिर आपने प्रिंट आउट निकलवा रहे तो वहाँ पे टिक कर लो, मैं उसको एडिट करा दूंगा, करेक्शन करा दूंगा, ठीक है। और इसको ना पढ़ते जाओ, रटना नहीं है, पढ़ते जाओ। जब आप पढ़ते जा रहे हो ना लगातार, पूरा खत्म कर दे रहे हो एक बार पढ़ के, तो अब आपका काम है ना कि आप फिर से एक बार रिवीजन करो। 2 बार रिवीजन करने के बाद ना आप किसी को दे दो
कि ले भाई तू क्वेश्चन पूछ, मैं आंसर बताऊंगा, इस तरीके से होगा, चाहे वो आपसे बड़ा है छोटा मैटर नहीं करता, तब इस तरीके से सारे क्वेश्चन रट जाओगे आप। और जो क्वेश्चन आपसे नहीं हो पा रहे उसको टिक लगाओ, और पढ़ने बैठते हो ना तो उस चीज़ पे थोड़ा एक्स्ट्रा फोकस करो, एफर्ट डालो, वो चीज़ें याद हो जाएंगी, ठीक है। फिर भी जाने से पहले फिर से कहता हूँ कि अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया टू स्टडी को तो कर लो, वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना। और एक चीज़, हाँ, आप फिर से इस नंबर पे मैसेज करो और जाके ना अभी के अभी सारी पीडीएफ्स को बाई कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।